अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम पढ़ेंगे जी पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को, जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। इसमें हम इसकी पहचान करना सीखेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से जो इंग्लिश की एमसीक्यूज़ होती हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसमें हमने वर्ब पुट करनी होती है। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से उर्दू का कोई फ़िक्रा जो हो उसको हम इंग्लिश में किस तरह से चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें सीखेंगे इसमें, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो अपना लेक्चर शुरू करने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम आप लोगों पे है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने कर रखा है तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ पे। यकीन करें कि ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो ये लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें। अगर मैं बात करूँ जी पास्ट सिंपल की पहचान की, तो इसकी पहचान हम दो तरह से करते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि उर्दू फ़िक्रे की पहचान किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान दो तरह से होती है। एक होती है कि उर्दू फ़िक्रे में लफ्ज़ ने आता है, आपका जो कोई फ़िक्रा होगा, और एक फ़िक्रा होगा उसमें ने नहीं आएगा, ठीक है। अब जब ने के बगैर आपका फ़िक्रा आएगा तो उसमें आखिर पे आपके लफ्ज़ होंगे ता था, या फिर हो सकता है ती थी, ते थे, ती थी, ठीक है। यानी जब आपके उर्दू का कोई फ़िक्रा लिखा हो और उसमें लफ्ज़ नहीं उसमें सॉरी लफ्ज़ ने मौजूद ना हो, तो उसकी जो एंडिंग होगी उसकी एंडिंग इन अल्फाज पे होगी, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर आपके सामने चंद सेंटेंस लिखे हैं मैंने दो, कि मैं ख़त लिखता था। अब देखें इसमें लफ्ज़ ने नहीं है और इसकी जो एंडिंग है वो ता था पे हो रही है। इसी तरह से उस्ताद इंग्लिश पढ़ाता था, इसमें भी ने नहीं है और इसकी एंडिंग भी ता था पे हो रही है, ठीक है। तो ये होती है पहचान कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अगर ने फ़िक्रे में मौजूद नहीं है तो आपके फ़िक्रे के आखिर पर ता, था, ती थी, ते थे या ती थी जैसे अल्फाज आते हैं। अब यही चीज़ जो मैंने इधर उर्दू में लिखी है आपके लिए मैंने इस साइड पर इंग्लिश में भी लिखी है। तो इंग्लिश में इसको यूँ लिखेंगे आप कि द सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, कि हम पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई पास्ट की हैबिट्स बतानी हो। वो हैबिट्स जो माजी में बार बार हम कोई काम करते रहे हैं उन्हें हम हैबिट कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो रोज़ाना माजी में होता रहा या बार बार होता रहा वो आपकी पास्ट हैबिट कहलाएगी। और पास्ट हैबिट को लिखने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी दूसरी पहचान की अगर बात करूँ मैं, तो वो यूँ है कि अगर आपके फ़िक्रे में उर्दू के फ़िक्रे में ने आ जाएगा तो आपके फ़िक्रे के आखिर पर फिर अलिफ आएगा, या फिर छोटी ये आ जाएगी, या फिर ये बड़ी ये मौजूद होगी। एग्जाम्पल है जी, मैंने कल ख़त लिखा। देखें यहाँ पे ने मौजूद है तो आखिर पर अलिफ आ गया। उस्ताद ने अगेन मौजूद है तो आखिर पर छोटी ये आ गई, ठीक है। तो ये हम इसकी पहचान उर्दू में इस तरह से करते हैं कि जब ने के बगैर होगा तो आखिर पर ता, ती थी इस तरह के अल्फाज आएंगे, और जब ने फ़िक्रे में मौजूद होगा तो आखिर पर अलिफ छोटी ये और बड़ी ये आएगी, और फ़िक्रा पास्ट में किसी होने वाले काम को जाहिर करेगा। अब यही चीज़ अगेन मैंने इंग्लिश में भी लिख रखी है। द सिंपल पास्ट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि कोई ऐसा काम जो कि माजी में मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, माजी में वो मुकम्मल हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए आप सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। और अमूमन ऐसा होता है कि जब उर्दू के फ़िक्रे में ने आ जाए तो उसमें अमूमन आमतौर पर कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ टाइम भी लिखा होता है। जिस तरह से इस उर्दू के फ़िक्रे में लफ्ज़ कल मौजूद है, ये एडवर्ब है यहाँ पे जो कि बता रहा है कि ख़त जब लिखा गया, ख़त लिखने का जो काम हुआ वो माजी में किस वक्त हुआ, ठीक है, तो कल हुआ। तो कल यहाँ पे जो लफ्ज़ है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में भी जब आप कोई माजी में मुकम्मल हो जाने वाले काम के बारे में कुछ बताते हैं तो ज़्यादातर उसके साथ हम कोई ना कोई एडवर्ब यूज़ करते हैं जो कि उस काम के टाइम को बताता है कि यह काम कब कंप्लीट हुआ। अब सेंटेंस है हमारे पास, आई रिसीव्ड हिज लेटर एस्टरडे। कल उसका ख़त उसने रिसीव कर लिया था, ठीक है, वसूल कर लिया। अब ये काम माजी में यानी कल हो चुका है और साथ एडवर्ब ऑफ टाइम एस्टरडे दिया हुआ है जो कि एडवर्ब है और माजी में काम होने के वक्त को बता रहा है।
अब अगर एक लफ्ज़ आपका काम के वक्त को बताएगा तो उसे आप एडवर्ब कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर आपके माजी में काम के वक्त को बताएंगे तो उन्हें हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स सा द प्राइम मिनिस्टर अ वीक अगो, इसमें ये जो लफ्ज़ है ना आ वीक अगो, ये एक फ्रेज़ है। ये तीनों अल्फाज मिलकर टाइम बता रहे हैं, इस एक्टिविटी का टाइम बता रहे हैं कि ये काम कब हुआ, आ वीक अगो। तीनों अल्फाज मिलकर टाइम बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये एडवर्ब आपकी फ्रेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी? एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। तो इसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका जो पास्ट सिंपल है वो एडवर्ब ऑफ टाइम के बगैर भी यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन ऐसे इस सेंटेंसेस में जब आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ ना किया गया हो तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में उस वक्त बनाना होता है जब आपको उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट यानी उसके मफहूम से कुछ ऐसी समझ आ रही हो कि ये काम माजी का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, आई लर्न क्रिकेट इन लाहौर, वो कह रहा है कि मैंने क्रिकेट लाहौर में सीखी थी। अब ये जब बंदा किसी दूसरे को बता रहा है कि मैंने क्रिकेट लाहौर में सीखी, तो दूसरा बंदा ये चीज़ अच्छी तरह से समझता है कि ये बंदा इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और ये बता रहा है कि इसने क्रिकेट कब सीखी, जब ये लाहौर में मौजूद था। अब उसको पता है कि ये माजी में यानी गुजरे हुए वक्त में लाहौर में मौजूद था, तो ये चीज़ खुद ब खुद हमें इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट से मफहूम से ही पता चल रही है कि यहाँ पे कुछ पास्ट एक्टिविटी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, वो क्रिकेट सीख चुका है की बात हो रही है, पास्ट में है, तो आपने इसको पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहचान करनी आ गई होगी और आप ये भी सीख चुके होंगे कि इंग्लिश में कब कोई सेंटेंस आपने पास्ट सिंपल में फ्रेम करना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आपका जो पास्ट सिंपल टेंस होता है, हमेशा की तरह इस टेंस में भी आपके तीन मेजर सेंटेंसेस की कैटेगरीज की गई हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसको प्लस के निशान से इंडिकेट किया गया है, एक नेगेटिव और एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सवाल या फिक्रा। अब आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा जिसको हम एफर्मेटिव भी बोल लेते हैं, उसमें आपने क्या करना है, उसने इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ कर देंगे। ठीक है, इसमें सिंपल जो फिक्रा होगा पास्ट इंडेफिनिट का, सादा फिक्रे में पॉजिटिव सेंटेंस में या फिर यूँ कह लें कि एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हम, और वर्ब की दूसरी फॉर्म याद रख लीजिएगा कि हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेट इसका वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब हो गया। किसको मिला? हिज फ्रेंड को। तो ये दोनों अल्फाज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर आए हैं। ही मेट हिज फ्रेंड कब मिला? ये साथ एडवर्ब फ्रेज दे रखी है टाइम की, लास्ट ईयर पिछले साल वो अपने दोस्त को मिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेट दूसरी फॉर्म है, इसकी एक्चुअल फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है वो क्या होती है जी? मीट होती है, और इसकी आपने दूसरी फॉर्म यूज़ कर रखी है यहाँ पे, इसको हम मेट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो जी आपने इसकी यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है जी? दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे आप। ठीक है, तो दूसरी फॉर्म आपने यूज़ की। इसके बाद आगे चलते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे क्या है, ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस कर लिया। अगर नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूँ तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक लफ्ज़ नॉट होता है जिसको हमने अपने फिक्रे में यूज़ किया होता है, और ये बता रहा होता है कि ये काम नहीं हुआ। किसी काम के ना होने को जाहिर करने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर? सबसे पहले आप हमेशा की तरह सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है। याद रखें कि पास्ट सिंपल में अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपने क्या यूज़ करना होता है? आपने ऐसे सिचुएशन में उधर क्या यूज़ करना है जी? आप यहाँ पे एक तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास डिड होती है, और इसके साथ आपने दूसरा जो काम करना है वो ये करना होता है कि आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? शी डिड नॉट। ठीक है, नॉट जो होगा वो आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आप डाल देंगे, पुट करेंगे। तो शी डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, और एस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम दिए रखा है। ठीक है, शी डिड नॉट वर्कड एस्टरडे।
अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है? गलत इसलिए है, आपने पढ़ा कि हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी होती है जी, पहली फॉर्म यूज़ करनी होती है, और आपने यहाँ पे यूज़ कर रखी है वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसको सही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से ये ईडी जो है ये रिमूव करनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा शी डिड नॉट वर्क एस्टरडे, तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए सवालिया फ़िक्रे की, तो सवालिया फ़िक्रे में हमेशा की तरह आपके दो तरह के सेंटेंस होंगे। एक वो जो कि हाँ या ना में जिस सवाल का जवाब दिया जा सके, और एक वो सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके। अब मिसाल है, ये एक फ़िक्रा आपके सामने, डिड ही वर्कड एस्टरडे, क्या उसने कल काम किया, तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हों, उसको आपने अगर जब फ्रेम करना है तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर पे सवालिया निशान डाल दीजिएगा। अब इसको भी चेक कर लें क्या ये फ़िक्रा सही है। तो मैं चेक करूँगा, डिड ही वर्कड, देखें फ़ौरन से गलती पकड़ लें कि मैंने क्या कहा था कि सवालिया फ़िक्रा हो, ठीक है, या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है जी, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ से भी आपको ये ईडी रिमूव करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डिड ही वर्क एस्टरडे, तो आपका सवाल ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आपका सवाल कुछ इस तरह से हो कि जिसका जवाब हाँ या ना में आप नहीं दे सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उस फ़िक्रे में लाजमी कुछ ना कुछ ऐसा लफ्ज़ दिया गया होगा जो उस फ़िक्रे को सवालिया फ़िक्रा बना रहा होगा। मसलन मैं अगर फ़िक्रा लिख देता हूँ, मैंने कब तुम्हें मारा। अब इस फ़िक्रे में देखें तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब लाजमी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लफ्ज़ दिया गया है जिसकी हमने इंग्लिश अलग से लिखनी है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखने से हमारा काम नहीं बनेगा। अब वो लफ्ज़ कौन सा है, इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो इस फ़िक्रे को सवालिया बना रहा है, ऐसा लफ्ज़ आपने ढूंढना है कि जिसको अगर मैं इस फ़िक्रे से निकाल दूँ तो फ़िक्रा सादा बन जाए। तो वो लफ्ज़ है जी कब। अगर मैं यहाँ से ये सिर्फ एक कब लफ्ज़ रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो सादा फ़िक्रा हो जाएगा। सिर्फ कब लफ्ज़ यहाँ से हटाने की देर है, मैंने तुम्हें मारा, तो ये सवालिया फ़िक्रा नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक कब लफ्ज़ जो है ना, ये एक इजाफी लफ्ज़ है जो इस आपके फ़िक्रे को सवालिया फ़िक्रा बना रहा है। तो इसका आपने जब इंग्लिश बनानी है तो आपने सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी होगी व्हेन, ठीक है, कब की इंग्लिश व्हेन। और ये व्हेन आपका, हम इसको WH वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, या फिर वेयर हो जाए, हाउ हो जाए, वाई हो जाए, हु हो, विच हो, होम हो, ये सारे अल्फाज आपके क्या हैं, ये आपके WH वर्ड कहलाते हैं। और ये हमेशा फ़िक्रे के शुरू में आएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें आपने फ़िक्रे में लिखनी होती हैं। ठीक है, तो मैंने कब तुम्हें मारा, तो आपने अगर इसकी इंग्लिश बनानी है तो आप सबसे पहले कब की इंग्लिश क्या होगी जी, व्हेन। आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, मज़ीद ये चीज़ें हम आगे सीख लेते हैं, जब हम ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको रेज कर लूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं जी। अब देखें जी, अब हमने चूंकि बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ पास्ट सिंपल की समझ ली हैं कि ये इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी वर्ब इस्तेमाल करती हैं, तो अब इसकी ज़रा प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो मजबूत हो जाएं। ठीक है, तो पहला फिक्रा है आई खाली जगह बाय अ न्यू बाईसाइकिल लास्ट वीक। यहाँ पे ये जो लास्ट वीक है ना, इसको देख के आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे ये सिंपल पास्ट का फिक्रा फ्रेम होगा। कोई काम होगा जो माजी में मुकम्मल हो गया होगा और साथ हमने एडवर्ब फ्रेज भी मिल चुकी है, तो हम 100% श्योर हैं कि ये फिक्रा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनने वाला है। अब अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो आपने ये चीज़ें भी चेक कर लेनी है कि फ़िक्रा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि आखिर पे कौन सा मार्क दिया है। फुल स्टॉप है तो इसका मतलब सवालिया फ़िक्रा तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं सवालिया फ़िक्रा। अब या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसमें चेक कर लें कि क्या इसमें लफ्ज़ नॉट दिया हुआ है।
मैंने देखा तो इसमें लफ्ज़ नॉट मुझे कहीं पर नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये फ़िक्रा हमारा नेगेटिव भी नहीं है, फ़िक्रा है हमारा पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव फ़िक्रा है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पॉजिटिव फ़िक्रे में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे वर्ब दे रखी है उसने बाई को इस्तेमाल करना है आपको खाली जगह में, तो बाई की दूसरी फॉर्म क्या होगी जी, बाट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाट और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आई बाट अ न्यू बाईसाइकिल लास्ट वीक। ठीक हो गया। इसके बाद अगला सेंटेंस एक और देखते हैं, द टीचर खाली जगह पनिश द स्टूडेंट। दोबारा से चेक कर लें कि यहाँ पे ये फ़िक्रा आपका सवालिया है, नहीं सवालिया नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव में चेक करता हूँ तो नॉट नहीं है, तो इसका मतलब फ़िक्रा हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई एडवर्ब टाइम को ज़ाहिर करने वाला नहीं दिया गया, लेकिन ये सेंटेंस का जो मफहूम है, जो कंटेक्स्ट है, वो साफ क्लियर बता रहा है कि जो उसको मारने का काम हुआ है, जो स्टूडेंट को जो मार पड़ी है वो पड़ चुकी है, वो मुकम्मल हो चुकी है, वो वक्त गुजर चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसका भी आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे। और ये सादा फ़िक्रा है यानी पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ कर देंगे पनिश्ड, तो यहाँ पे आपका फ़िक्रा ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं जी, ही डिड नॉट। देखें जैसे ही डिड मिल जाए ना तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि इसमें जो वर्ब है वो तो हमने पहले ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ फ़िक्रा चूँकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो लाजमी बात है ये सवालिया भी नहीं होगा। मैं मज़ीद चेक करता हूँ, आखिर पे फुल स्टॉप है तो ये फ़िक्रा सवालिया भी नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव फ़िक्रा होना चाहिए, डिड लगा है, सवालिया फ़िक्रा नहीं है, तो लफ्ज़ नॉट फिर लाजमी होना चाहिए। नॉट मुझे यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ तक मेरा फ़िक्रा ठीक हो गया, ही डिड नॉट। अब आगे क्या होना है, नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म मैंने यूज़ करनी है, तो मैं देखूंगा कि वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे क्लोज है, तो मैं इसको क्लोज, चूँकि पहली फॉर्म ही है, बेस फॉर्म है, तो मैं भी यहाँ पे क्लोज लिख दूंगा, ही डिड नॉट क्लोज द डोर, और आपका सवाल ये भी, सॉरी फ़िक्रा ये भी बन गया। नंबर 4 पे लिखा है हु नॉक एट द डोर। अब इस सेंटेंस को अगर देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा समझ लें कि जो हमारे पास WH वर्ड होते हैं ना, इसमें ये हु लफ्ज़ एक ऐसा है कि जो जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं ना तो ये काफ़ी उलझन पैदा कर दिया करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और पास्ट इंडेफिनिट में भी। अब उलझन इसलिए ये इसकी बन जाती है कि क्योंकि ये हु जब आता है तो इसका मतलब वहाँ पे अमूमन सब्जेक्ट मिसिंग होता है उस फिक्रे में। अब यहाँ पे देखें हु नॉक एट द डोर, देखें इस फिक्रे में किसने दरवाज़ा बंद किया है, उस बंदे का कोई जिक्र नहीं है कि फ़लाँ बंदे ने दरवाज़ा बंद किया है। क्यों जिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हु दिया गया है। तो याद रखिएगा जब हु होगा तो फिक्रे में आपको बहुत सारे चांसेस हैं इस बात के कि कहीं भी सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला। अब अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये इसका मतलब ये है कि हु जो है इसी को आप उस फिक्रे में सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हु को जब सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो याद रखिएगा उस ऐसी सिचुएशन में जब हु सब्जेक्ट के तौर पर फिक्रे में काम कर रहा होगा तो आगे चल के आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, ये मैं इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ, इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होगा। ठीक है, हु जब सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होगा तो आगे चल के आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करनी, जस्ट आपने क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब की दूसरी फॉर्म आप इस्तेमाल कर देंगे फिक्रे में। ठीक है, तो यहाँ पे हु नॉक एट द डोर, किसने दरवाजे पर दस्तक दी, तो उस बंदे का जिक्र तो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब हु को ही हम यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर ले रहे हैं। अब हु अगर सब्जेक्ट के तौर पर है तो आप इसको क्या करोगे, अगरचे ये फिक्रा सवालिया है, इसमें पूछा जा रहा है, तो आप फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पे नॉक की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे नॉक्ड, तो आपका फिक्रा ठीक हो जाएगा, हु नॉक्ड एट द डोर। हाँ, ये हु अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर फिक्रे में आए तो आप इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर मैंने लिख दिया होता हु डिड यू मीट हु डिड यू मीट एस्टरडे। अब इस फिक्रे में ये जो बंदा है ना यू, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, कौन मिला है, ये यू जो है ना इसने मिलने वाला काम किया है किसी को, कल किसी को मिलने वाला काम इस यू भाई साहब ने किया है। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किसको मिले हो,
ठीक है, यानी ये यू कल किसको मिला था, तो यहाँ पे हु की मदद से जिसको ये हु यू मिला है उसके बारे में हम हु की मदद से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे उस बंदे को ढूंढने के लिए जिसको यू मिला है, कौन सा लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हु को। तो यहाँ पे हु आया है ऑब्जेक्ट की सूरत में, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो जब ये हु ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे फिक्रे में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर गलत कर देते हैं फिक्रे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हु सब्जेक्ट के तौर पर होगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी, सवालिया फिक्रे में भी आप दूसरी फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे। और अगर हु ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगा और वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, इसके बाद लिखा है डिड द ऑफिसर नॉट खाली जगह हिज पियन। डिड लगा है फिक्रे के शुरू में, इसका मतलब फिक्रा आपका सवालिया होने वाला है, यहाँ पे सवालिया निशान आएगा, ठीक है। सवालिया फिक्रा है यहाँ पे, क्योंकि डिड फिक्रे के शुरू में है। अब फिक्रे के शुरू में डिड आया है तो लाजमी बात है कि आगे चल के वर्ब की फॉर्म तो पहले ही लगनी है। नॉट भी लगा रखा है, कोई इशू नहीं है, तो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, ठीक है। वर्ब की तो पहली फॉर्म ही आनी है, तो ट्रांसफ़र की पहली फॉर्म ट्रांसफ़र ही होती है, तो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र लिख देंगे तो आपका फिक्रा सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर ली है कि किस तरह से हम इंग्लिश की जो एमसीक्यूज होती हैं उनमें अपने वर्ब्स को पुट करते हैं, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज इस चीज़ की मशक करनी है कि किस तरह से उर्दू का जब कोई फिक्रा दिया हुआ होगा तो उसको किस तरह से हमने इंग्लिश में चेंज करना है। तो सबसे पहला फिक्रा जो आपके पास वो है, उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया। अब जब उर्दू से इंग्लिश बनानी होती है ना, तो आपने उर्दू के फिक्रे में 3 चीज़ें सबसे पहले ढूंढनी है जी। वो कौन सी हैं जी? एक तो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले ढूंढना है, उसके बाद आपने नंबर 2 पे वर्ब भी ढूंढनी होती है और नंबर 3 पे आपने ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। ये 3 चीज़ें आप जब ढूंढ लो तो फिर उन्हें आपने तरतीब लगा के इंग्लिश का फिक्रा बना लेना होता है। तो सबसे पहले जो मेरे पास फिक्रा है, उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया। तो किसने इस्तकबाल किया जी? उन्होंने। तो उन्होंने यानी ये जो है ना उन्हों लफ्ज़, इसने इस्तकबाल किया है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसने, इस सब्जेक्ट ने क्या काम किया है? इस्तकबाल किया है किसी का, तो ये हो गया हमारा, सॉरी, इस हमारे सब्जेक्ट की वर्ब हो गई। किसका इस्तकबाल किया? तो तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो जाएगा। और अब फिक्रा हमारा कौन सा है जी? सवालिया, क्योंकि कुछ पूछा जा रहा है तो जाहिर है इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगा, ठीक है। और इसमें एक लफ्ज़ ऐसा है जिसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो फिक्रा सादा रह हो जाएगा, उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल किया। अब ये सादा फिक्रा है, यानी इसमें यहाँ पे कैसे लफ्ज़ जो है ना ये इस फिक्रे को सवालिया बना रहा है। तो सबसे पहले आपने इस कैसे की इंग्लिश लिखनी है। कैसे की इंग्लिश क्या होती है जी? हाउ। सबसे पहला काम तो ये होगा। अब हाउ के बाद आपने दूसरा काम क्या करना होता है? हाउ के बाद आपने दूसरा काम करना है जी हेल्पिंग वर्ब आपने लिखना है उस टेंस का। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद नंबर 3 पे आपने लिख देना है जी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो नंबर 3 पे आप सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आप वर्ब लिख देंगे, ठीक है। नंबर 5 पे आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। नंबर 5 पे हमारे पास आ गया जी एडवर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ें कर ली। अब इसके अलावा अगर कोई फिक्रे में इजाफी बात है, यानी कोई टाइम बताने वाला कोई एडवर्ब दिया गया है या एडवर्ब फ्रेज दे रखी है या कुछ भी एडिशनल चीज़ है इन 5 के अलावा, तो वो फिक्रे के आखिर पे हम यूज़ करेंगे। हाँ, अगर फिक्रे में कहीं आर्टिकल का इस्तेमाल होता होगा तो वो हम ज़रूरत के हिसाब से अपने नाउन वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये हमने क्या करनी है, इसी तरतीब में लिख देनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट था उन्होंने, तो उन्होंने इंग्लिश उन्हों की आप लिख देंगे, ठीक है। आपका फिक्रा ये सारी चीज़ें जब तरतीब से मैं लिखूंगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि हाउ सबसे पहले, फिर डिड, फिर उन्हों की इंग्लिश दे, उसके बाद रिसीव या वेलकम, इस्तकबाल की इंग्लिश रिसीव की भी आप कर सकते हैं और वेलकम से भी आप कर सकते हैं। और डिड लगा हुआ है तो आपको वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए थी और वो यहाँ पे लगा रखी है,
तो ये फिक्रा यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद किसका इस्तकबाल किया, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखती हैं, तो ऑब्जेक्ट यू दे रखा है और आखिर पे सवालिया निशान है, फिक्रा हमारा बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया, दोबारा से सवालिया फिक्रा है, कुछ पूछा गया है और इसका जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हैं। हाँ या ना में अगर इसका जवाब दे सकते हैं तो फिर आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है, और अगर हाँ या ना में हम इसका जवाब ना दे सकते होते तो फिर आपको इस क्या की इंग्लिश व्हाट लिखना पड़नी थी। यानी अगर फिक्रा यूं होता, तुम्हारे दोस्तों ने क्या पसंद किया, तो इसका जवाब तो हम हाँ या ना में नहीं दे पा रहे, तो ऐसी सूरत में आपको क्या की इंग्लिश व्हाट भी फिक्रे के शुरू में लिखनी पड़नी थी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ना था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसा नहीं है, हम इसका जवाब हाँ या ना से दे पाते हैं, तो हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में लिखना होगा, ठीक है। और आपका फिक्रा यूं बनेगा डिड, उसके बाद यूर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो तुम्हारे दोस्तों ने, ये दोनों लफ्ज़ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूर फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ये खेल, तो दिस गेम, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है मेरा खत किसने पढ़ा। फिक्रे में हमने क्या करना है, मेरा खत किसने पढ़ा, तो अगेन से दोबारा से ये सवालिया फिक्रा है, और यहाँ पे याद रखिएगा इस फिक्रे को सवालिया लफ्ज़ बना रहा है लफ्ज़ किस। तो सबसे पहले तो हमें किस की इंग्लिश सोचनी है कि वो क्या होगी, तो किस की इंग्लिश क्या होती है हमारे पास, हु होती है, ठीक है। याद आया कुछ, हु है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आगे चल के या तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और या फिर यूज़ नहीं करना। अब ये हमने सोचना है कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट जिसने खत पढ़ा है उसका जिक्र है, तो जिक्र नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हु जो है ना, ये खुद सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो इसका मतलब आगे चल के वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपका फिक्रा इस तरह से बन जाएगा, हु रेड। देखें जो रीड लफ्ज़ होती है ना, वर्ब की फॉर्म पहली है, इसकी दूसरी तीसरी सारे फॉर्म्स जो है ना वो यही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो फिक्रे में लिखा हुआ है ये रीड रेड, यहाँ पे मैंने वर्ब की दूसरी फॉर्म के तौर पर लिया है, ठीक है। हु रेड माई लेटर, किसने मेरा खत पढ़ा। इसके बाद है जी तुमने फ़कीर की मदद ना की, तो ये सादा फिक्रा है या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि ना आ गया है, और किसने मदद नहीं की, तुमने, तो तुम सब्जेक्ट हो गया, किसकी मदद नहीं की, फ़कीर की, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। फिक्रा आपका यूँ बन जाएगा, यू सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट, तो आपका फिक्रा बन गया। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है जी तलबा ने नारे लगाए। तलबा स्टूडेंट्स ने नारे लगाए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ने क्या किया है, उन्होंने लगाया है, लगाया यानी लगाया मतलब बुलंद किए, नारे बुलंद किए हैं ना, तो बुलंद करने की इंग्लिश क्या होती है, रेज। याद रखिएगा एक और लफ्ज़ भी हमारे पास होता है, लेकिन उसको हम राइज कहते हैं, और उसको हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये राइज जो होता है ये नेचुरल फिनोमिना के लिए हम यूज़ करते हैं, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। अगर आप किसी नेचुरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं, मसलन सूरज बुलंद होता है, ठीक है, बादल बुलंद होते हैं, कुछ भी चीज़ जो कुदरती तौर पर बुलंद होती है, उठती है, तो उसके लिए आप राइज यूज़ करती हैं। और अगर इंसान किसी चीज़ को बुलंद करता है, उठाता है, तो उसके लिए आप RA वाला यूज़ करते हैं, रेज, ठीक है। तो यहाँ पे लगाए मतलब बुलंद किए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो फिक्र आपका बन जाएगा द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, उसके बाद रेज्ड दूसरी फॉर्म, और उसके बाद स्लोगन, स्लोगन्स कहते हैं नारों को, ठीक है। तो आपका फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा, द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको यहाँ तक हमने अपने टेंस को जहाँ तक पढ़ा है, इसमें मैंने कोशिश की है कि सारे जो मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स पास्ट इंडेफिनिट को लेकर बनती हैं, वो सारे कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर कर दिए हैं। आपको अगर समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और आ गई है तो भी आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा तो, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अपने लेक्चर में अगले लेक्चर में एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ग्रामर के सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।